हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने चैप्टर 11 के कुछ 10 जितने एमसीक्यू किए। ओके, चलो फ्रॉम 11 देखो क्या है क्वेश्चन में। उसमें हमें कुछ इंटेंसिटी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल का कुछ ग्राफ दे रखा है और ये कुछ ऐसा है। इट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल और ग्राफ में कुछ हमें ऐसा दे रखा है। This is for A, this is for B and this is for C. In a photoelectric experiment, anode potential is plotted against plate current. तो प्लेट करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ दे रखा है और उसमें से हमें कुछ इसका जजमेंट लेना है कि क्या है, किसकी इंटेंसिटी सेम है, किसकी एनर्जी सेम है, किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, किसका पोटेंशियल सेम है, ऐसा कुछ। तो देखो यहाँ पर कि ये अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी I1 और इसकी इंटेंसिटी I2 बोलते और यहाँ पर पोटेंशियल बोलते हम V01 और इसका पोटेंशियल V02, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अकॉर्डिंग टू द थियरी। तो चलो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी बोल दें तो इंटेंसिटी B और C के लिए तो सेम हो गई, मतलब आई कैन से IB इज इक्वल टू IC और एक ही इंटेंसिटी अलग है तो I2 ग्रेटर देन I1 होगा, मतलब IB IC विच इज ग्रेटर देन IA, मतलब जो B और C की इंटेंसिटी सेम है और A की इंटेंसिटी उससे कुछ डिफरेंट है और वो थोड़ी लेस है। चलो फिर पोटेंशियल से रिलेटेड बोलो, देन पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल A और B का सेम है। देखो यहां पर उसका पोटेंशियल सेम है, मतलब आई कैन से V0A इज इक्वल टू V0B, तो पोटेंशियल इज सेम फॉर A एंड B और C का जो पोटेंशियल है वो उससे थोड़ा ज्यादा है। ओके, मतलब लेस देन V0C। चलो तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन देखे कि A एंड B हैव सेम इंटेंसिटी, तो A और B की सेम इंटेंसिटी नहीं है, मतलब वहां से वो गलत हो गया, पढ़ने नहीं आगे क्या दिया, गलत हो गया। चलो फिर B and C will have different intensity, B and C have different intensity, वो तो गलत है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, वो भी गलत हो गया। चलो देन C, A and B have the different intensity, yes, A and B have the different intensity while B and C have the equal frequency, then B and C have the equal frequency, stopping potential different है तो उसकी frequency different होती है। अगर यहाँ पर इसकी frequency मैं बोल दूं कि mu1, mu2 and mu3, then stopping potential जिसका सेम है, stopping potential kinetic energy depends on frequency, इसका मतलब mu1 and mu2 सेम होगा और which is less than mu3। तो क्या हुआ यहाँ पर B and C have equal frequency, then B और C की तो equal frequency नहीं है तो वो भी गलत हो गया, तो लास्ट वाला तो सही होना ही चाहिए। चलो क्या है, B and C will have equal intensity, then B and C will have equal intensity, okay, while A and B have the same frequency, then A and B have the same frequency, okay, stopping potential same है तो frequency भी same होगी, because kinetic energy depends on frequency not on intensity, तो लास्ट वन हमारा सही हो जाएगा। ओके, इस तरह से तुम इसका पहले तुम जजमेंट निकाल दो और फिर तुम्हें ऑप्शन पढ़ने, अगर तुमने पहले ऑप्शन पढ़ लिए तो फिर कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। पहले ग्राफ से इतना तुम निकाल दो कि क्या क्या हमें दे रखा है, उसके बाद ऑप्शन पढ़ो तो इजी रहेगा। चलो नेक्स्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स
emitted from the surface when photon of energy 6 electron volt fall on it is 4 electron volt, then stopping potential is in volt is. तो यहाँ पर stopping potential depends on frequency, और वो भी है, वो जो भी है काइनेटिक एनर्जी है वही उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, क्योंकि हम बोलते हैं EV is equal to half mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, तो जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली लाइट फोटोन जो है वो इंसिडेंट करे तब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं उसकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, तब उसका जो भी वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा 4 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दोनों जगह से हम ई कैंसिल करें देन इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 4 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो जितनी एनर्जी है वही उसका वोल्टेज। चलो नंबर 13, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो अब यहाँ पर दो चैप्टर कंबाइन हुए, वेव ऑप्टिक्स एंड ड्यूल नेचर। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड in Young's double slit experiment, the slit with its D, when the velocity of electron increases, then अगर velocity increase करे तो क्या हो सकता है, no interference observe, interference तो observe होगा ही, then what about the change in the fringe width? तो अब पहले fringe width की फॉर्मूला याद करो, fringe width is lambda capital D upon small d। ओके, अब यहां पर अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे तो किसमें चेंज होगा, लेम्बडा डी और डी, ये तो दोनों कांस्टेंट है, चेंज होगा लेम्बडा है, एंड लेम्बडा किसके ऊपर डिपेंड है, देन लेम्बडा इज इक्वल टू वी कैन से h बाय p, h अपॉन mv। ओके, देन वेलोसिटी इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी देन वेवलेंथ डिक्रीजेस, और अगर वेवलेंथ डिक्रीज हुई देन फ्रिंज विड्थ आल्सो डिक्रीजेस। देखो तो यहाँ पर ऐसे दो चैप्टर कंबाइन हो गए, ये ड्यूल नेचर का हुआ, ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का हुआ। तो ऐसे भी कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देन इट्स वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ डिक्रीजेस, अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ डिक्रीजेस then width is directly proportional to lambda, fringe width decreases। चलो नंबर 14, a proton has kinetic energy 100 electron volt which is equal to that of photon। मतलब प्रोटॉन और फोटोन के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है। वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन इज लैम्बडा 1 and for the photon is lambda 2, then ratio of their wavelength, दोनों का हमें रेशियो ऑफ वेवलेंथ चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो पहले अगर हम प्रोटॉन के लिए सोचे कि फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ पर ई के टर्म्स में लिखा है तो ई, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर द पार्टिकल इज हाफ mv स्क्वायर, अदरवाइज p स्क्वायर बाय 2m। ओके, अब यहां पर अगर हम इसका मोमेंटम भी लिख दें देन इट इज √2me। ओके, तो मोमेंटम इज 2me। अब मोमेंटम इन वेवलेंथ, देन वी नो दैट लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन b। तो अगर हमें प्रोटॉन के लिए तो हमें 1 लिखना है, देन लैम्बडा 1 इज इक्वल टू h अपॉन √2me। ओके, चलो अब फोटोन के लिए क्या है, तो अगर हम फोटोन के लिए लिखें देन फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू hc अपॉन लैम्बडा। ओके, तब यहां पर अगर हमें वेवलेंथ चाहिए तो इसको मैं लैम्बडा 2 बोल दूं, then lambda 2 is equal to hc upon e। ओके, अब इन दोनों का रेशियो लेना है,
लेमड़ा 1 अपॉन लेमड़ा 2 बोल रखा है हमें, सॉरी लेमड़ा 2 बाई लेमड़ा 1, देन लेमड़ा 2 अपॉन लेमड़ा 1, एंड लेमड़ा 2 है xc अपॉन e, और नीचे है इसलिए इसको इन्वर्स करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन इट इज अंडर रूट 2me अपॉन h। अब देखो h तो कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब कांस्टेंट में हम इसको ऐसे प्रोपोर्शनलिटी में कर देते हैं, देन लेमड़ा 2 अपॉन लेमड़ा 1 प्रोपोर्शनल टू, तो देखो c कांस्टेंट 2 एंड m कांस्टेंट, सिर्फ ये आएगा अंडर रूट e अपॉन e, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट e। अब ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन अगर इसको हम 1/2 लिखें देन और ऊपर लिखें तो -1/2, देन इट इज प्रोपोर्शनल टू e रेस टू 1/2, सॉरी -1/2, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, आए समझ में। तो प्रोटॉन और फोटोन है, प्रोटॉन मतलब पार्टिकल, पार्टिकल की एनर्जी ऑलवेज हाफ mv², अदरवाइज स्क्वायर/2 है, तो मोमेंटम से हमें वेवलेंथ मिलेगी, और इसकी तो वेवलेंथ हमें डायरेक्ट फोटोन के लिए तो h न्यू है, उसको कंपेयर करके कर सकते हैं। चलो नंबर 15, क्या दिया हमें 15 में, the threshold wavelength for photoelectric emission for the material is 5200 angstrom। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब अगर मैं लेमड़ा नॉट लिख दूं then it is 5200 angstrom। The photoelectrons will be emitted when this metal is illuminated with monochromatic radiation from A। यहां पर हमें अलग अलग दे रखा है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, तो कौन सी लाइट से ये एमिट हो सकता है। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, इससे रिलेटेड अगर फ्रीक्वेंसी करनी है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इससे हायर वाली फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करनी पड़े फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट must be equal or greater than threshold frequency। तो इससे हमें इसकी threshold frequency मिल सकती है। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से, the wavelength is 5200 angstrom, मतलब it is between 4000 to 7000 angstrom, मतलब it is in visible region। ओके, तब यहां पर हम बोल सकते हैं कि विजिबल रीजन से हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो भी रेज है वो कौन सी है, तब हमारे पास उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि GXUVIMR, गेमा रेज से रेडियो वेव्स तक जाए, वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ये तो हमें पता है। गेमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। अब यहां पर विजिबल में उसकी थ्रेशोल्ड है, तो उससे हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब इस साइड जाएंगे वो तो लोअर होगी, मतलब ये वाली रेज नहीं चलेगी। कौन सी चलेगी? अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गेमा। कौन सा दे रखा है? अल्ट्रावायलेट, एक्सरे दोनों दे रखा है। पावर कितना भी हो डजंट मैटर, हमें पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कोई भी हो, इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन श्योरली फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। मींस अल्ट्रावायलेट से भी एमिट होगा जिसका पावर 1 वॉट है, और एक्सरे से भी एमिट होगा जिसका पावर 50 वॉट है। देन वी कैन से बोथ बी एंड सी। ओके, चलो नंबर 16, क्या है नंबर 16 के अंदर क्वेश्चन है वो तो मुझे भी पता है, और वो क्वेश्चन क्या है? ए फोटो सेल इज illuminated by small bright source 1 meter away when the same source of light is placed 0.5 meter away, then number of photoelectrons emitted by photocathode would be।
देखो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, आंसर उससे भी इंटरेस्टिंग। क्या है, फोटो सेल जो भी हमें दे रखा है वो पहले 1 मीटर अवे रखा है और वही सोर्स को 0.5 मीटर मतलब थोड़ा नियरर ले जाना है। तो क्या होता है वहां पर, अगर हम कोई भी सोर्स है उसको ऐसे नियरर ले आए तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ओनली इंटेंसिटी इंक्रीजेस। ओके, तब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट कैसे होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। तो यहां पर बोलेंगे हम इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अब हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अदरवाइज बोल दो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ओके, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। तो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/d²। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ, इसका कोई इक्वेशन नहीं हमारे पास, बट वी कैन से द फोटो इलेक्ट्रिक करंट या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इसका मतलब पहले 1 है, फिर हाफ कर दिया 0.5। अगर हाफ करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज बाय फैक्टर 4। क्या पहले जो 1 मीटर है उससे 0.5 मीटर मतलब हाफ मीटर किया तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा और बोलेंगे इंक्रीज बाय फैक्टर 4। मतलब तुम सोर्स को जितना नियरर ले जाओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। Sorry, 17 number. If the kinetic energy of photoelectron double, then de Broglie wavelength changes by factor। देखो काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पर डबल बोल रखा है। What about the change in de Broglie wavelength? Then हमारे पास de Broglie wavelength की इक्वेशन है h/p और अब यहाँ पर हमारे पास P की इक्वेशन एनर्जी की भी है डायरेक्ट, अब तो याद होना चाहिए, इट इज 2me 2mk। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डबल। अगर ये हम डबल कर दें देन डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो अगर यहाँ पर एनर्जी सिर्फ हम डबल करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि लेम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √e। बाकी तो ये कांस्टेंट में चला जाएगा। अगर ये डबल होगा देन वेवलेंथ जो है वो हमें कैसे मिल सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंजेस। देन अगर मैं ऐसा कर दूं कि λ2/λ1 तो यहां पर आ जाएगा E1/E2 और ये अगर मैं डबल करूं देन इट इज 1/√2। then it is changes by factor 1/√2। ओके, चलो नंबर 18 यहां पर हो सकता है। विच वन इज करेक्ट, यहां पर जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहले एनर्जी की इक्वेशन याद करो, एनर्जी E इज इक्वल टू hν अदरवाइज hc/λ। देन यहां पर देखो h/λ is p, then it is pc। तो E is equal to pc, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, अगर स्क्वायर कर दो तो है E स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर? चलो नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फॉर ए सर्टेन मेटल इज 330 एंगस्ट्रॉम। मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन 330 एंगस्ट्रॉम। What is the maximum kinetic energy of the photoelectrons released if radiation of wavelength
लेमड़ा इज इक्वल टू 1100 एंगस्ट्रॉम। तो क्या होगा कि उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो पहले तो रिलीज होंगे कि नहीं वो सोचो। यहां पर क्या है कि वेवलेंथ लेमड़ा इज ग्रेटर देन लेमड़ा 0 वो गिवन। वेवलेंथ पर डिपेंडेंट नहीं है, हम तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इट शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या होगा, जिसकी वेवलेंथ आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगी। मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, तो क्या बोलेंगे? नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होंगे तो काइनेटिक एनर्जी का कोई काम ही नहीं है हमें। ओके, चलो नंबर 20। ध्यान से पढ़ो नंबर 20 वाला क्वेश्चन। ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। दोनों का पोटेंशियल सेम दे रखा है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। The ratio of their wavelength associated with the proton to that associated with alpha particle। मतलब हमें चाहिए ratio of wavelength of proton to the alpha particle। अब यहाँ पर वेवलेंथ की इक्वेशन याद करो। वेवलेंथ की इक्वेशन है हमारे पास h/√2mk। पोटेंशियल के हिसाब से EV का लिखो QV, क्योंकि दोनों का चार्ज अलग अलग है। तो क्या बोल सकते हैं? H सेम, 2 सेम एंड वोल्टेज सेम, दोनों का मास एंड चार्ज तो अलग अलग है। तो वेवलेंथ जो है वो डिपेंड्स ऑन मास एंड चार्ज। देन आई कैन से लेमड़ा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m into q। चलो अब कर देते हैं यहाँ पर लेमड़ा p एंड लेमड़ा अल्फा अंडर रूट इनवर्स है, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे m अल्फा q अल्फा डिवाइडेड बाय m p q p। ओके, बस अब तो इजी हो गया। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर बोलेंगे हम 4mp इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। देन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डबल ऑफ प्रोटॉन, देन इट इज 2qp। अब वो तो याद होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन को हम लिखते हैं H11 और इसको हम लिखते हैं अल्फा पार्टिकल को Ag24। तो मास उसका 4 टाइम्स, चार्ज उसका डबल। नीचे तो mp and qp आएगा, वो तो कैंसिल। देन लेमड़ा p अपॉन लेमड़ा अल्फा इज क्या है? √8 मतलब 2√2। तो 2√2 is 1। ओके, चलो